हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 प्रायिकता चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कंप्लीट करा चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 देखा था, इसके अंतर्गत कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इसके अलावा यदि आपने पुराना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके लिए आप कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। यदि आप उसको देखते हैं, अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि वो जो सीरीज है वो लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उसमें आपको लास्ट ईयर के पेपर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वीडियो को रेगुलर तौर पर देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए, उसको ऑलवेज ऑन पर रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एक्सपी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उससे आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें और आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 13.3 का हम पार्ट 2 देखेंगे। यदि आप मुझसे पर्सनल तौर पर मिलना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 की बात करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है ये कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद हैं, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। हमने एक गेंद निकाली, अब वो कोई भी हो सकती है, लाल भी और काली भी, ठीक है। एक गेंद निकाल के हम उसको फिर से कलश में रख रहे हैं। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती। अब करते क्या है कि हमने जो गेंद निकाली, जो भी रंग की, काली या लाल, एक बार निकालने के बाद उसे पुनः कलश में रखा और उसी रंग की, जिस रंग की गेंद निकाली, उसी रंग की 2 एक्स्ट्रा बॉल या गेंदें उसमें हमने फिर से रख दी, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या, ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल आपका संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पर आधारित है। उदाहरण नंबर 15 देखा था आपने, हड़ताल वाला क्वेश्चन याद होगा, उस पर हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो है क्या भाई, हमारे पास कलश है, ठीक है, कलश, ओके। और इसमें कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम मान के चलते, सबसे पहले हमने लाल गेंद निकाली, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई एक गेंद निकालते हैं, ठीक है, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस हो रहे हैं, हम लाल गेंद भी निकाल सकते हैं और काली गेंद निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले यदि लाल गेंद निकालते हैं तो लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता, अगर हमने लाल गेंद निकाली तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होने वाली, 5/10 यानी कि 1/2, सिंपल। अब हमने क्या किया, लाल गेंद निकाली और लाल गेंद को पुनः कलश में रख दिया। लाल गेंद को निकालने के बाद पुनः कलश में रखते हैं और 2 अतिरिक्त लाल गेंद, क्योंकि उसी रंग की रखनी है ना, ये सवाल में यही कहा गया है कि 2 अतिरिक्त, जिस रंग की गेंद निकाली वही रखी हमने, ठीक है। 2 अतिरिक्त लाल गेंद कलश में पुनः रखते हैं।
या फिर कलश में, और कलश में रखते हैं, सीधा इतना लेते हैं, कलश में रखते हैं। तो दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता, दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता। अब देखो लाल गेंद, अब यहां पर अगर हमने ऐसे किया तो इसको ऐसे ले सकते हैं। तो कलश में लाल गेंद कितनी हो गई, 5 थी, एक निकाली, पुनः उसको रख दिया तो 5 की 5 रही, 2 एक्स्ट्रा लाल गेंद हो गई। तो कलश में 7 लाल व 5 काली गेंद है, ठीक है। इसलिए दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, कितनी हो जाएगी भाई, 7/12, क्योंकि लाल गेंद है 7 और टोटल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास 12, तो 7/12 ये हो गया लाल गेंद के लिए। यदि कलश से काली गेंद निकलती है तो पहली काली गेंद होने की, तो पहली काली गेंद की प्रायिकता, आपको पता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, काली गेंदें हैं 5 और कुल परिणाम हमारे पास 10, तो 1/2, सिंपल। अब आपने काली गेंद निकाली और काली गेंद को पुनः कलश में रखने के बाद 2 अतिरिक्त काली गेंदें और रखी, क्योंकि उसी रंग की रखते हैं, ठीक है। अब काली गेंद को पुनः कलश में रख कर 2 अतिरिक्त काली गेंदें कलश में रखते हैं। तो कलश में 5 लाल व 7 काली गेंदें होंगी, ठीक है ना। तो अब देखो हमें दूसरी बार जो निकालनी है, दूसरी बार उसने फिक्स कर दिया है, दूसरी बार आपको लाल गेंद ही निकालनी है, ठीक है। दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, इस केस में लाल गेंद तो 5 ही रहेंगी, लेकिन टोटल गेंद हमारे पास कितनी हो गई 12, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के आधार पर क्या होता है कि जो पहले हमारा केस बना, ठीक है, 1/2 और 7/12 इनका आपस में गुणा होगा और जुड़ जाएंगे 1/2 गुणे 5/12 करके। तो 1/2 गुणे 7/12 प्लस 1/2 गुणे 5/12, ठीक है। तो यहाँ से हो रहा है 7/24 प्लस 5/24, ठीक है। तो 7 5 12 ऐड हो जाएगा 12/24, 1/2 अभीष्ट रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट है आपका ये बेज प्रमेय के आधार पर, है ना। और संपूर्ण प्रायिकता जो प्रमेय थी आपकी टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसके लिए हमने उदाहरण नंबर 15 देखा और क्वेश्चन नंबर 1 देखा, बस यही 2 सवाल थे आपके, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपका बेज प्रमेय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बेज प्रमेय जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है बहुत ही बढ़िया, आप उस तरीके से अगर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ समझ में आएंगी। कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बनाना है और जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा करते जाना है, बस, ठीक है ना। देखो एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो सिंपली 2 थैले हमारे पास हो गए, हर एक थैले की प्रायिकता 1/2 यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है। तो जितना आपको देते जाएंगे उतना हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थैले की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो ये है थैला, ठीक है। तो ये हमने थैला ले लिया। अब आप लोग कहेंगे क्या सर ये सब कलाकारी करना ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, समझ लो इस बात को। मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ें थोड़ा सा ऐसे ही दिखे। अब
हमारे पास 2 थैले हैं, ठीक है, 1 और 2 थैले, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हर एक थैले के लिए 1/2 प्रायिकता हो जाएगी और पहले थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हो गई। यहाँ पर आपने ले लिया 4 लाल और प्लस 4 काली गेंदें, ठीक है, और दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं, 2 लाल और प्लस 6 काली गेंदें, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक की प्रायिकता यहाँ पर आपने 1/2 और 1/2 ले ली, और यहाँ पर आपको पता है पहले थैले को हमने E1 नाम दे दिया और दूसरे थैले को हमने E2 नाम दे दिया। इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे सवाल क्या हो रहा है। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। इस सिंपल बात है, एक को चुनेंगे, ठीक है, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, ठीक है। अब देखो आपको पता है अगर हम इसके बाद जो लेते हैं उसको हम ए मानते हैं, तो यहाँ पर आपने ले लिया ए, किसको मान लिया, लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद को, ठीक है, लाल रंग की गेंद को ले लिया। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं अगर हमने पहले थैले में से लाल रंग की गेंद निकाली यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, है ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम पहले थैले को चुन रहे हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता आपकी क्या कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि जो चीज़ आपको ज्ञात है उसको नीचे और जिसको निकाल रहे हैं उसको ऊपर। तो हमें क्या ज्ञात है, थैला ज्ञात है कि हम पहले थैले से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लाल रंग की गेंद, तो A/E1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। फिर दूसरे थैले से अगर हमने लाल रंग की गेंद निकाली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितनी हो जाएगी, 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। आगे सवाल क्या कह रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। अब पहले थैले से निकाली गई गेंद है, इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो यहाँ पर आप सिंपली बेस में लगा रहे हैं, ठीक है, और चाहो तो सारी वैल्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिया है कि E1 पहला थैला, ठीक है, पहला थैला, और इसकी हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/2 और E2 दूसरा थैला, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 1/2। इतनी बात क्लियर है, पहला थैला दूसरा थैला हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आप कह रहे थे कि ए जो है लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद, तो यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 1/2 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 जो कि 1/4 था, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता, अब अभीष्ट प्रायिकता क्या हो रही, हमें चुनना है जो कि थैला पहला है, ठीक है, यानी E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये निकालना है। तो E1 देख रहे हैं तो E1 ऊपर आएगा एंड A/E1 हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। फिर E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड A/E2। देखो कितना आसान है, बहुत ही सरल चीज़ है। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं 1/2 और यहाँ पर 1/2 आएगा, अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस E2 के लिए 1/2 एंड 1/4। 1/2 कॉमन देख रहे हैं आप, सो 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया नीचे से और यहाँ पर बच गया 1/2 प्लस 1/4। तो 1/2 सिंपली हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2 अपॉन में एलसीएम आएगा 4 का, सो 2 1 3 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को हम पलटने वाले हैं, सो 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, 2 से काटा तो 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर 2/3। आंसर अभीष्ट जो चाहिए था वो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, ठीक है। सिंपल दो कंडीशन हो गए यहाँ पास कि महाविद्यालय के छात्र, उसमें से छात्रावास में रहने वाले और छात्रावास में नहीं रहने वाले, ठीक है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले में से 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया है, ठीक है। फिर वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे A ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है।
बहुत ही सिंपल चीज़ यहाँ पर है, कुछ नहीं है। देखिए महाविद्यालय में रहने वाले छात्र, महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय के छात्र। अब दो तरीके के छात्र हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। महाविद्यालय के छात्र में यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के छात्र हैं। कौन कौन से, किस तरीके के छात्र हैं? एक तो है छात्रावास में रहने वाले और एक है छात्रावास में नहीं रहने वाले, ठीक है। तो छात्रावास के छात्र, ठीक है, छात्रावास के अपने पास स्टूडेंट हैं और छात्रावास में नहीं रहने वाले स्टूडेंट, ठीक है। छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र, ठीक है ना। यहाँ पर वो कह रहा है कि छात्रावास में रहने वाले 60% स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 60% और यहाँ पर वो कह रहा है कि 40% है, सिंपल। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम छात्रावास के रहने वाले छात्रों के लिए हमने दे दिया E1 नाम और छात्रावास में नहीं रहने वाले के लिए नाम दे दिया हमने E2, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल आगे, इतनी आपको कन्फर्म बात है। फिर वो कह रहा है कि छात्रों को A ग्रेड मिलता है, तो हमने इसको नाम दे दिया A ग्रेड मिलने वाले को, ठीक है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कि A ग्रेड, A हो गया हमारे पास A ग्रेड मिलना, ठीक है। अब छात्रावास के जो छात्र हैं, छात्रावास के छात्र E1 नाम दे दिया इसको हमने, और छात्रावास के जो छात्र हैं उन्हें 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें A ग्रेड मिलता है, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास A/E1 की कितनी, 30% की, ठीक है। और जो छात्रावास में नहीं रहते हैं A/E2, छात्रावास में नहीं रहते उन्हें 20% मिल रहा है। देखो स्ट्रक्चर बनाने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे अपन ने बना दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस चीज़ का गुणा इसके साथ करेंगे और इस चीज़ का गुणा इस चीज़ के साथ करने वाले हैं, सिंपल, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर क्या आना है। देखो आपसे पूछ रहा कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, यानी हमें E1 पूछ रहा है ना। तो सिंपली हम पहले सारी चीज़ें लिख लेंगे कि E1 है हमारे पास छात्रावास में रहने वाला छात्र, छात्रावास में रहने वाला छात्र, ठीक है। और इसकी प्रायिकता कितनी कह रहा भाई, 60%। 60% का मतलब हो गया 60/100, यानी 0.6 ले सकते हैं हम। और E2 हमने ले लिया छात्रावास में नहीं रहने वाला छात्र, छात्रावास में नहीं रहने वाला छात्र, ठीक है, नहीं रहने वाला छात्र, ठीक है। तो छात्रावास में नहीं रहने वाला छात्र की बात कर रहे हैं, तो ये कितना भाई कह रहा है, 40% कह रहा है, यानी 40/100 की बात कर रहा है, यानी 0.4 की बात कर ली, सीधे सिंपल। हमने ले लिया है A ग्रेड प्राप्त होना, A ग्रेड प्राप्त होना। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी A/E1 कितना है, 30% है, यानी कि 30/100, 0.3 ले लिया हमने। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 जो है वो है 20%, जो कि हो गई 20/100, यानी कि 0.2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि A/E1 कब होगा, A/E2 कब होगा। तो देखो स्ट्रक्चर से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इस तरफ हमें A/E1 लेना है और जिस चीज़ की निकालना है वो छात्रावास के स्टूडेंट थे, तो हमें लेना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने A ग्रेड प्राप्त किया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, E1 की वैल्यू कितनी थी, 0.6 थी। देखिए यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख रहे हैं। E1 की वैल्यू थी 0.6, देन A/E1 0.3 एंड फिर 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रखी तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.3
अपॉन में 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 0.18 अपॉन 0.18 प्लस 0.08। 4 दूनी 8 है, लेकिन 2 अंक पर दशमलव लगने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो गया 0.18 अपॉन 0. और ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26। सो दशमलव हटाया तो 18 और यहाँ पर हो गया 26। 2 से काट लेंगे तो 9/13 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर 9/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। ठीक है, मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। समझिए यहाँ पर बात समझिए कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। ये आपकी दो कंडीशन E1 और E2 हो गई, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रकार से हम ले लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और इस बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो रही हैं, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हो रही हैं कि E1 और E2। E1 E2 क्या हो रहा है भाई, उत्तर जानना और उत्तर का अनुमान लगाना, है ना। उत्तर जानना और उत्तर का अनुमान लगाना, उत्तर का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, ये हो रही है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम आप को कह रहे हैं कि भाई ये E1 हो गया सिंपल और ये E2 हो गया। ठीक है, तो उत्तर जानना और उत्तर अनुमान लगाना, इसके लिए कह रहा है कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 कह रहा है, सिंपल। अब इसके बाद सवाल देखते हैं, ये आपका इतना हो गया। फिर मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो अब ए क्या मानेंगे, ए मानेंगे सही उत्तर देना। ठीक है, हमने ए क्या ले लिया, सही उत्तर देना। तो सवाल आपसे कह रहा है कि अगर उसका अनुमान सही बैठता है तो अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। और एक बात समझिए खुद से आप कि अगर उसको उत्तर पता है, ठीक है, मान लीजिए पहली कंडीशन क्या है, उत्तर जानना, और दूसरी कंडीशन है उत्तर का अनुमान लगाना। तो अगर उसको उत्तर पता है तो उत्तर पता होने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी, भाई उसको तो उत्तर पता है ना। तो उत्तर पता होने पर उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी, आप खुद से समझिए। उत्तर पता होने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, तो A/E1 कितनी होगी 1। भाई आपको आंसर पता है, अगर आपको आंसर पता है तो आप सही उत्तर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी, निश्चित प्रायिकता कहलाएगी। ठीक है, और अनुमान, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर उत्तर का अनुमान लगाता है तब उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, यानी A/E2 जो है वो 1/4 है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तर जानने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता निश्चित तौर पर 1 होगी। और आपको कह रहा है कि अगर वो उत्तर का अनुमान लगाता है, यहाँ पर देखिए सवाल क्या है कि उत्तर का अनुमान लगाने पर, प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, ये बात कर रहा है। ठीक है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, तो ज्ञात क्या है हमें, सही उत्तर देना, यानी ए कहाँ आएगा नीचे और E1 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी E1/A निकालना है, सिंपल बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सही सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो E1 क्या है, छात्र का उत्तर जानना, छात्र का प्रश्न का उत्तर जानना, इसकी प्रायिकता हमको दे रखी है 3/4। और E2 हमने ले लिया छात्र का प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना, तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ए ले लिया, सही उत्तर देना, सही उत्तर देना। तो अगर उसको सही
उसको उत्तर पता है, अगर उसको उत्तर पता है तो वो सही उत्तर कैसे देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम बात करें कि भाई उसको उत्तर पता है तो वो सही उत्तर देगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। और अगर उसको अनुमान लगाना है तो वो सही उत्तर देने की प्रायिकता हो रही, अगर अनुमान लगाना है, अनुमान E2 है, अनुमान लगाता है तो वो सही उत्तर देता है, इसकी प्रायिकता 1/4। ठीक है, आता है अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या कह रही है भाई आपसे कि आप सही उत्तर दीजिए जब उसको सही उत्तर पता है। ठीक है, अगर वो उत्तर जानता है तब वो सही उत्तर देता है, तो उसकी प्रायिकता E1/A। ठीक है, सही उत्तर देना कब? जब उसको सही उत्तर पता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन, फिर E1 और E2 के लिए बना लेंगे E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सिंपल। ठीक है ना, देखिए सवाल एक बार फिर से हम चेक करते हैं। क्या आपसे कह रहा है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, तो प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, सही उत्तर दिया है, तो ज्ञात क्या है हमारे पास? सही उत्तर देना। हमें ज्ञात है कि भाई सही उत्तर देता है, ये ज्ञात है, तो जब ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, सही उत्तर देना हमें ज्ञात है, तो इसको हम नीचे रखेंगे। और कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, तो प्रश्न का उत्तर जानने के लिए E1 होता है, तो E1/A निकाल रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था क्या करते हैं कि E1/A निकाल रहे हैं, तो 3/4 गुणे 1 ये ऊपर रखेंगे, फिर 3/4 गुणे 1 प्लस 1/4 गुणे 1/4 नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, सिंपल चीज़ हो गई। ठीक है, लगा देंगे यहाँ से और अभीष्ट उत्तर, अभीष्ट प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो E1 कितना था? 3/4 गुणे 1 अपॉन 3/4 गुणे 1 प्लस 1/4 गुणे 1/4। तो 1/4 कॉमन निकल रहा है, तो 1/4 कॉमन निकालते हैं, 1/4 कॉमन निकाला, यहाँ 3 बच गया, अपॉन 1/4 कॉमन निकाला, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 1/4 बचा। ठीक है, सो 1/4 आप सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। और ऊपर तो हो जाएगा 3/1 और नीचे कितना बचने वाला? 3 चौको 12, 1 13, 13/4। तो इसको हम पलट लेंगे, सो 3/1 गुणे 4/13, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपसे कह रहा कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। तो समझिएगा, ये सवाल आपका उसी एड्स वाले सवाल की तरह था जो आपने उदाहरण में लगाया था, लगभग सेम उसी प्रकार का एक सवाल है। ठीक है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि रोगी के लिए कह रहा है रक्त की जांच 99% असरदार। ठीक है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रसित बतलाता है। अब क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, यानी निरोगी है। ठीक है, दो लोग की बात हो रही, रोगी और निरोगी। अगर रोगी की बात करें, रोगी जो है बीमार व्यक्ति, वो रक्त की जांच करवाता है तो उसे 99% असरदार होता है, मतलब बताता है कि भाई आपको रोग है। और अगर कोई निरोगी है यानी स्वस्थ व्यक्ति है और वो रक्त की जांच कराता है, तब भी ये केस हो सकता है कि 0.5% बता दे कि वो रोगी है, जबकि वो रोगी नहीं है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। फिर यदि किसी जन समुदाय में, अब भाई जनसंख्या की बात कर रहा है मैं, 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है? मतलब यहाँ पर जन समुदाय है जिसमें दो तरह के लोग हैं, एक रोगी और एक निरोगी। ठीक है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है। तो है क्या सवाल में कि हमारे पास एक जन समुदाय है। ठीक है, जनसंख्या, जन समुदाय, जनसंख्या। ठीक है, जन समुदाय। ओके, अब इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक रोगी और एक स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, रोगी और स्वस्थ व्यक्ति दो लोग हैं। किस तरीके के लोग हैं? रोगी और निरोगी। ठीक है,
निरोगी यानी स्वस्थ व्यक्ति। तो रोगी के लिए हमने कह दिया कि भाई ये E1 है और ये E2 है। अब यहाँ पर आपको दे रहा है कि E1 यानी कि जो रोगी हैं, तो जन समुदाय में 0.1% 0.1% जो है वो रोगी व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद सवाल देखिए, 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा। यानी हमको ए ले लेना है, रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, रोग से ग्रसित व्यक्ति ये ले लेते हैं। रोग से चुना उस रोग से ग्रसित हो गया यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, ठीक है। रोग से ग्रस्त व्यक्ति, या इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट, ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट, ये हम नाम इसको ये भी दे सकते हैं कि भाई पॉजिटिव रिपोर्ट नाम दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट। रक्त की जांच जो है वो रक्त की जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव है, ये भी नाम अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या भाई कि अगर हमने रक्त की जांच कराई, ठीक है, 2 तरीके के लोग हैं और उसमें हमने रक्त की जांच कराई, और अगर व्यक्ति रोगी है तो उसकी रक्त की जांच करने पर जो रोग है वो निकल के आता है, इसकी संभावनाएं हैं कितनी, 99%। यानी A/E1 कह रहा है हमें 99%। और अगर व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है और वो रक्त की जांच कराता है तो इसकी संभावना 0.5% है कि उसको भी रोग बता दे, उसको भी बता दे कि भैया आप भी बीमार हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इसकी संभावना है 0.5%। अब बस सिंपल बात है, आपसे कह रहा है कि यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, ठीक है, और सवाल आपको क्या पता है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा। व्यक्ति रोग से ग्रसित होगा यदि उसकी रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है, यानी बेसिकली आपसे रोगी के बारे में बात कर रहा है, यानी E1/A हमें निकाल देना है, सिंपल। तो अब देख लेते हैं, सारी जानकारी लिख लीजिए। E1 हमने ले लिया, क्या E1 ले लिया, रोगी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, ठीक है, E1 हमने ले लिया है रोगी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, और इसकी प्रायिकता हमको दे रही है 0.1। जन समुदाय में कितने रोगी कह रहा है, 0.1% रोगी कह रहा है, यानी 0.1/100 यानी 0.001 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद E2 जो है वो स्वस्थ व्यक्ति, ये स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी निरोगी व्यक्ति की बात कर रहा है, निरोगी व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें कह रहा है कितना हो जाएगा। अब देखो ये निकालेंगे, अगर रोगी व्यक्ति तो दूसरा कौन सा अपोजिट निरोगी व्यक्ति, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसकी बात करेंगे, यानी 1 माइनस 0.001 यानी आएगा 0.999, ठीक है। ये हो गया स्वस्थ व्यक्ति के बारे में। फिर और आपको क्या दिया है, और ए हमने मान लिया कि एक व्यक्ति है जिसकी रिपोर्ट रक्त की जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये ले लिया, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब क्या है कि व्यक्ति रोगी है और उसने अपनी रक्त की जांच कराई, तो 99% संभावना है कि उसे रोग बता देगा, यानी 99/100 ये हो रहा है 0.99। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, भाई एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसने अपने रक्त की जांच कराई, तो ये संभावना है 0.5% कि उसे भी रोग बता देगा अपॉन 100 यानी 0.005 ये। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता कि वास्तव में व्यक्ति रोगी है, इसकी प्रायिकता हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला भाई, अगर सारी वैल्यू रखेंगे E1 बाई A बराबर E1 की प्रायिकता थी 0.001 और प्रोबेबिलिटी A बाई E1 था 0.99 अपॉन में 0.001 मल्टीप्लाई 0.99 प्लस E2 की प्रायिकता थी 0.999 मल्टीप्लाई 0.005। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो रहा भाई, अगर 99 की बात करें और यहाँ पर हमें 000 और ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगाना है अपन को। ठीक है, सो 0.000 और 9 और 9, ये 5 अंक पे दशमलव लगा दिया हमने। सेम यहाँ पर लेंगे 0.00099। ठीक है, देखिए ये समझ पाएंगे आप, 2 और 3 2 5, तो 5 अंक पे दशमलव लगना है तो ये लगा दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका कितना 49 और 95। ठीक है, कितना आ रहा 4995 और 5 अंक 6 अंक पे दशमलव लगना है यहाँ पर। ठीक है, सो 0.0049 और 95 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अच्छा 6 अंक पे करना है तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर 1 0 ले लो, यहाँ पर भी 1 0 ले लो और इसको हमने लिख लिया 0.000990, इसको हम ऐड करने वाले हैं। सो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये ऐड करने पर 5985 होने वाला है, 0.00595 इतना। ठीक है, अब दशमलव हम हटा देंगे तो 990 अपॉन 5985। ठीक है, और 5 से हमने भाग दिया, 5 से भाग देने पर 198 अपॉन 1197, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A मिल गया 198 अपॉन 1197। ठीक है, सो ये आंसर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि 3 सिक्के दिए गए। अब देखो ये 3 सिक्के दिए गए, ये सवाल लगभग आपके उसी सवाल की तरह है जहाँ पर आपको याद होगा सोने का सिक्का था और चांदी के सिक्के थे। यहाँ पर 2 सोने के सिक्के रहते थे, फिर 2 चांदी के सिक्के रहते थे, फिर 1 सोना और 1 चांदी का सिक्का था, उदाहरण की तरह। ठीक है, लगभग उसी तरह का एक सवाल है। तो 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, मतलब 2 चित कह रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपका पट नहीं है। फिर दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है और तीसरा सिक्का अनभिनत है। तो अभिनत कह रहा है जिसमें 75% बार आपका चित आता है और तीसरा सिक्का अनभिनत का मतलब हो गया कि 50-50% हो गया, मतलब 1/2 के हिसाब से। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया है। अब देखो 3 सिक्के में से एक को चुनने का प्रायिकता हो गई 1/3 हर एक के लिए। ठीक है, और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, चित प्रकट करने की बात कर रहा है, तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। आपको पहले E1 के लिए बात कर रहा है कि भाई दोनों चित वाला सिक्का होगा। तो यहाँ पर हो गए सिक्के। ठीक है, सिक्के, और हमारे पास कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 सिक्के दे दिए हमारे पास, E1 E2 E3, और हर एक की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 1/3 और 1/3। इसके बाद सभी के पास चित आने की बात कर रहा है, तो चित कितने, पहले वाले में ही भाई दोनों तरफ चित हैं, यानी 100% की बात कर रहा है। ठीक है, चित जो है वो कह रहा है 100%, यानी दो चित हैं। चित कितने हैं, 2 चित हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें दूसरे वाले में, वो कह रहा है भाई 75% संभावना है कि चित आए। ठीक है, और तीसरे बारे में वो कह रहा है अभिनत है, अनभिनत है, मतलब 50-50% है, एक चित है और एक पट है। ठीक है, 50-50% चांस है आने के, है ना। तो अब हम इसकी प्रायिकता देख लेते हैं और ए को क्या मान लेते हैं, हमने ए को मान लिया चित आना, चित आना। ठीक है, तो यहां देखिए, अब बात समझिए। पहला वाला सिक्का ऐसा है, उसमें कह रहा है कि दोनों तरफ ही चित हैं, तो कुछ भी उछालेंगे। ठीक है, पहली बात, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 2,
और पहले सिक्का ऐसा है जिसमें दोनों में चित हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन कितना होगा 2/2 करके 1, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, दूसरे सिक्के में 75% आपका चित आता है, यानी 75/100 करके, तो 3/4 ले लेंगे, ठीक है। 25 × 75 25 × 100 इस तरीके से। और तीसरा जो सिक्का है वो अनभिन्नत है, यानी 50-50% चांस है हर एक के लिए बराबर बराबर, ठीक है, चित के लिए और पट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री कितना लेने वाले हैं 1/2, ठीक है ना, सिंपल बात है। इसके बाद इसको सबको अगर आप नाम देते हैं E1 क्या भाई, पहला सिक्का और इसकी प्रायिकता 1/3, क्योंकि हर एक की प्रायिकता चुनने की कितनी है 1/3, क्योंकि 3 सिक्के हैं हमारे पास। दूसरा सिक्का E2, दूसरा सिक्का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है 1/3, और E3 तीसरा सिक्का, ठीक है, तीसरा सिक्का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो गया 1/3। इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए। अब पहले सिक्के में वो कह रहा है कि दोनों तरफ आपके क्या है, दोनों तरफ चित हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 ले रहे हैं 1। फिर 75% कह रहा है कि भाई चित आने की संभावना है, तो ए बाई E2 ये हो रहा है 3/4, और तीसरे वाले में कह रहा है कि भाई 50-50 चांस है, यानी अनभिन्नत है, यानी ए बाई E3 हो रहा है 1/2। तो क्या संभावना है, अगर चित आता है, सिक्के पर चित आता है,とक्या संभावना है कि वह पहले वाला सिक्का होगा, यानी अतः अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी बाई ए E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी बाई ए बाई E3, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। सो 1/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1/3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। सिंपली हम यहाँ पर 1/3 और 1/3 कैंसिल आउट कर देंगे, और ये बचा ऊपर 1 और नीचे आएगा एलसीएम 4 का, 4 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि 1/4 3 7 2 9/4, यानी कि अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए हो गया 4/9, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे सवाल कह रहा है। तो कुल चालक यहाँ निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो कुल चालक कितने हैं हमारे पास, तो भाई 2000 स्कूटर चालक हैं, 4000 कार चालक हैं और 6000 ट्रक चालक है। तो यहाँ हमारे पास 12000 तो ट्रक कुल मिलाकर चालक हो गए हैं, ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं चालक कितने हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के चालक हैं हमारे पास, आप देख पाएंगे 3 प्रकार के चालक हैं। एक स्कूटर चालक है, देन कार चालक है, देन ट्रक चालक है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया स्कूटर, फिर कार और फिर ट्रक, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने ले लिया, अगर हम बात करें तो ये E1, E2 और E3, ये भी सिंपल है, ठीक है। जिसमें से ये 2000 तो हमारे पास कार चालक हैं, स्कूटर चालक हैं, 4000 कार चालक हैं और 6000 ट्रक चालक है, सिंपल बात है। देन अब दुर्घटनाएं होती हैं, तो दुर्घटना कह रहा है दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः, तो ये हर एक के लिए दुर्घटनाओं की प्रायिकता। तो यहाँ पर हमने ले लिया, मान लिया ए जो है दुर्घटना
होना। ठीक है, ए कह रहा दुर्घटना होने की बात कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन क्या हो जाएगी, 0.01 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी बाई ए बाई ई टू कितनी हो जाएगी, 0.03 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री 0.15 दे रहे हैं। सिंपल बात है। अब यहाँ पर अगर नाम देना चाहें तो हम दे लेते हैं, E1 है स्कूटर चालक और इसकी प्रायिकता कितनी होने वाली है, 2000 बटे 12,000 करके, तो 1/6। देन E2 कार चालक की बात कर रहे तो हमारे पास इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4000 कार चालक हैं 12,000 में से, सो 4 × 12 1/3 एंड E3 ट्रक चालक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि 6000 ट्रक चालक हैं 12,000 में से, यानी कि 1/2। ठीक है, और हर एक के लिए दुर्घटनाओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए हमने ले लिया कि दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, तो स्कूटर चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन 0.01, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना ए बाई ई टू ये दिया 0.03 एंड ट्रक चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना ए बाई ई थ्री 0.15 दे दिया। अब आपको निकालना है कि उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस P E2 एंड P A बाई E2 प्लस P E3 एंड P A बाई E3। ठीक है, सो E1 की बात की हमने तो कितना हो रहा था 1/6। E1 कितना था 1/6 और मल्टीप्लाई कर लिया हमने 0.01 करके, अपॉन में यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 1/4 × 12 1/3 था। ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.03 प्लस 1/2 था मल्टीप्लाई 0.15 है ना। तो अगर हम बात करें कॉमन निकालने की तो 1/6 हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/6 कर लेते हैं। कैसे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 अपॉन में 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 2/6। ठीक है, अभी सही है, मल्टीप्लाई 0.03 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई 0.15 है ना, अभी ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1/6 कॉमन निकालेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 अपॉन में 1/6 यहाँ कॉमन निकला तो 0.01, 2 का गुणा करेंगे तो 0.06, 3 का गुणा करेंगे तो 15 × 45 0.45 ये मिल जाएगा। अब आप सिंपली 1/6 कैंसिल कर लेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान दो कि कैलकुलेशन जितने सरल से सरल उतनी सरल से सरल करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा 45 एंड 6 ये हो गया 51 एंड 1 52 यानी 0.52, तो 1/52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए जो हम ले रहे हैं आंसर आ गया 1/52। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप रिवर्स करिए, सुनिए क्या क्या करना है, किस तरीके से लगाना है। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप देख पा रहे हैं बेज प्रमेय के। ठीक है, बेज थ्योरम जो हमने सीखी है उसके सवाल स्ट्रक्चर के द्वारा कुछ नहीं है, जो स्ट्रक्चर बनाना है वो भी हमें जो सवाल दिया है, इबारत दी है, उसको देखते हुए बनाते जाएंगे और सवालों को लगाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल बात हो गई, मशीन की बात हो गई, ए मशीन है बी मशीन है, जिसमें से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो 60% मशीन ए से निकल रहा है,
40% मशीन बी से निकल रहा है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। तो ये खराब उत्पादन निकालती है, जो मशीन ए है वो 2% और जो मशीन बी है वो 1% खराब उत्पादन निकाल रही है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यह याद रक्षा निकाली गई वस्तु खराब हो, निकाली गई वस्तु कैसी हो रही, खराब हो रही है, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बनाए होने की प्रायिकता क्या होगी, संभावना क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमने ले लिया मशीन, है ना। अब हमारे पास दो तरीके की मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। ठीक है, मशीन ए और मशीन बी, है ना। ये आपका कुछ उस तरीके का सवाल है जहाँ उदाहरण में कह रहा था कि मशीन है जो बोल्ट बनाती है, फिर वो ख़राब बोल्ट बनाती है, और 3 मशीनें दी हुई थी। तो उसी तरीके का एक सवाल है। तो मशीन हमारे पास है ए और बी, 2 मशीन है, जिसमें से 40% और 60% करके ए जो है वो 60% प्रोडक्ट निकालती है और बी जो है वो 40% प्रोडक्ट निकाल रही है। इसके बाद होता है भाई ख़राब प्रोडक्ट निकालना। तो मशीन ए जो है, ठीक है, हमने नाम दे दिया ए, या फिर ए और बी नाम ले लिया तो यहाँ पर ई ले लेते हैं। ठीक है, खराब उत्पादन, ए नाम दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, ठीक है। अब ई बाई ए क्या है, जो मशीन ए है वो खराब उत्पादन किस हिसाब से निकाल रही, 2% के हिसाब से। 2% है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 2/100 या 0.02। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी ये कितना है, 1% कह रहा है, यानी 1/100, यानी कि 0.01। सिंपल बात। अब यहाँ पर आप नाम देना चाहो तो नाम ले लेते हैं। E1 जो है वो E1 नहीं, E1 की बात नहीं हो रही है, ए की बात कहते हैं। ए जो है वो पहली मशीन है, ठीक है, पहली मशीन, और इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 60% है, यानी कि 60/100, 0.6, ठीक है, 0.6 ले लिया। और जो बी है वो दूसरी मशीन है, और इसकी जो प्रायिकता है वो 40% है, यानी 40/100 आएगा तो 0.4 हो जाएगा। फिर हमने ई मान लिया है कि खराब उत्पादन होता है, खराब उत्पादन, मशीन द्वारा खराब उत्पादन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, ठीक है, पहली मशीन चुनी जो कि खराब उत्पादन निकालती है, तो वो निकालती है 2%, हमने यहाँ पर लिया तो कि 2% हो रहा था 0.2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी अगर लेते हैं तो ये हो रहा है हमारे पास 1%, यानी 0.01। तो यहाँ पर हमें चुनना है कि खराब उत्पादन होता है कब, कौन सी मशीन से, यदि मशीन ए हो। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता, तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी होने वाली भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, यानी खराब उत्पादन निकला। सवाल में क्या है, सवाल देखिए शुरुआत में क्या है, आपको ज्ञात है कि याद रक्षा निकाली गई वस्तु खराब है। तो हमको ज्ञात क्या हो गया, हमको ई ज्ञात हो गया, और जो चीज़ ज्ञात हो जाती है उसको कहाँ रखते हैं, उसको नीचे रखते हैं। तो देखो हमने खराब उत्पादन के लिए ई को कहाँ रखा, नीचे रखा, अपॉन में। ठीक है, और फिर कह रहा है मशीन ए द्वारा जो है बने होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी। तो मशीन ए द्वारा आपको निकालना है, तो मशीन ए कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो क्या निकालेंगे, ए बाई ई निकालेंगे। बात समझ में आई। अब फॉर्मूले की बात है, तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको हम पलटेंगे तो ई बाई ए, इस तरीके। और अपॉन में पहले यही ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ई बाई ए, ठीक है, ये ले लिया। और प्लस में फिर बी के लिए बना लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी। अब हर एक की वैल्यू रख देते हैं। तो एक 0.6 मल्टीप्लाई 0.02 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.01। तो गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 3 अंक पे दशमलव, यानी 0.012 अपॉन 0.012, 4 एकम 4, 3 अंक पे दशमलव 0.004। ठीक है, सो यहाँ पर ऐड किया 0.012 अपॉन 0.016, दशमलव हटा लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई निकाल रहे थे हम 12/16, 4 × 12, 4 × 16। तो रिक्वायर्ड जो आंसर चाहिए था 3/4, 4 × 12, 4 × 16,
3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि उत्तरमाला में जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। 1/4 भाई 1/4 नहीं आएगा। आपसे किसके सवाल में आपको साफ तौर से कह रहा है कि आप बताइए मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन। तो मशीन ए के लिए सिस्टम कितना था? मशीन ए के लिए 60% की बात कर रहा था कि नहीं? सवाल में स्पष्ट तौर से कह रहा था कि 60% मशीन ए के लिए है। तो मशीन ए के लिए भाई जब 60% हो रहा है तो अपन ने जो कुछ भी किया है वो सब सही है, और आंसर 3/4 हमारा सही रहेगा। उत्तरमाला में जो आंसर दिया है वो गलत आंसर है। 1/4 1/4 किसके लिए निकलेगा? मशीन बी के लिए। मशीन बी के लिए आप कह देंगे। अगर आपको बताना ही है तो आप हल करेंगे तो मशीन बी के द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता। जब आप मशीन बी के लिए हल करेंगे तब जाके 1/4 आएगा। लेकिन आपको सवाल में कह रहा है सवाल में कह रहा है मशीन ए के लिए, तो मशीन ए के लिए आप निश्चित तौर पे 3/4 ही दिखाएंगे। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, आप ये चाहें तो उत्तरमाला में करेक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आप उत्तरमाला में नहीं कर सकते तो फिर क्वेश्चन में करेक्शन करें, वहाँ मशीन ए की जगह मशीन बी कर सकते हैं। तो फिर भी आंसर आपका उस हिसाब से जो फिर उत्तरमाला के हिसाब से जो आंसर चाहिए तो फिर आप क्वेश्चन में सही करेंगे, जैसी बात है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको रखना है तो उत्तरमाला में आपको सुधार करना पड़ेगा, और यदि उत्तरमाला को आपको सही मानना है तो क्वेश्चन को आपको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। ठीक है, 2 दल। ठीक है, पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 तो 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है कि वह एक नया उत्पाद प्रारंभ करेगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ पर हमने ले लिए दल और हमारे पास 2 दल हैं, पहला दूसरा करके, है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया पहला दल और यहाँ हमने ले लिया दूसरा दल। ठीक है, सिंपल। अब पहले दल और दूसरे दल के लिए प्रायिकताएं 0.6 और 0.4 दे दी हैं। सिंपली यहाँ पर 0.6 और 0.4, और यहाँ पर हम सिंपली इसको E1 और इसको E2 नाम दे रहे हैं। अब एक नया उत्पाद जीतने पर एक नया उत्पाद प्रारंभ होता है, तो इसको हमने नाम दे दिया A। ठीक है, नया उत्पाद। तो अगर हम बात करें कि A/E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अगर पहला दल जीतता है तो इस बात की प्रायिकता 0.7 है कि वह नया उत्पाद प्रारंभ करेगा, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संभावना है 0.3 कि वो एक नया उत्पाद प्रारंभ करता है। सिंपल बात इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अभीष्ट प्रायिकता। और अभीष्ट प्रायिकता आपसे ये कह रहा है कि दूसरा दल जीत जाए। ठीक है, तो वह अगर नया उत्पाद प्रारंभ होता है, यदि नया उत्पाद प्रारंभ होता है तो इस बात की प्रायिकता क्या करेगी कि वह दूसरा दल करेगा। यानी कि हमको निकालना है E2/A। तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A/E2। ठीक है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पहले E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो E2 के लिए 0.4 गुणे 0.3 अपॉन में E1 के लिए था 0.6 गुणे 0.7 प्लस 0.4 गुणे 0.3। ठीक है, तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ 4×3 12 0.12 बटे 6×7 42 0.42 प्लस 4×3 12 0.12। ठीक है ना। सो ये कितना हो रहा है 0.12 अपॉन 0.53। तो 12/54, तो 12/54 ही हो जाएगा। यहाँ पर हमको मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें 12/54 मिल रहा है। तो कितने 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 गुणे 9। ठीक है, 6 गुणे 9 6 9 54। ठीक है, और सो यहाँ से अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A जो हो रहा है 2/9 आंसर आ रहा है। सिंपल।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्रकट होती है, प्राप्त होती है, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा सवाल में कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, यहाँ पर सवाल में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे कि चितों की संख्या नोट करती है, कितने चित? एक चित। ठीक है, वो ये करती है कि 3 बार उछालती है और वो ये देखती है कि भाई कितनी बार एक चित हमको मिल सकता है, एक हेड आ सकता है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमें एक अच्छा सा कंक्लूजन मिलता है, एक निष्कर्ष निकलता है कि एक चित ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, यदि पासे पर 1, 2, 3, 4 आया तो हम क्या करते हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक चित मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम ये देखेंगे कि एक चित कितनी बार आया। ठीक है, हाँ। अब बड़ी बात यह है कि भाई इस लड़की के पास इतना टाइम है, क्योंकि इसके एग्जाम पास में नहीं है और इसके पास इतना टाइम है कि वो ये सारी हरकतें कर रही है कि पासा उछाल रही है, फिर सिक्के को 3 बार उछालती है, फिर एक बार भी उछालती है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यदि उसे ठीक एक चित, हमें सिर्फ एक चित के बारे में बात करनी है। ठीक है, यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया भाई, लड़की है जो पासा उछाल रही है। ठीक है, लड़की पासा उछालती है, पासा उछालती है। ठीक है, अब भाई लड़की जो पासा उछाल रही है तो इस पर आने की संभावनाएं हैं अंक, वो 2 अंक आने की संभावनाएं हम ले रहे हैं, या तो 5 और 6 आना। ठीक है, 5 या 6 आने की बात कर रहा है, या फिर 1, 2, 3 या 4 आने की बात हो रही है। ठीक है ना, तो अब इसको हमने घटना E1 और E2 का नाम दे दिया। E1 घटना हो गई और E2 घटना हो गई, सिंपल बात है। फिर हम क्या करते हैं कि यदि 5 और 6 आया तो उसने क्या किया कि सिक्के को 3 बार उछाला। ठीक है, 3 बार उछालने के बाद उसने नोट किया कि एक बार, ठीक एक बार चित कितनी बार आया। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करती है कि सिक्के को 3 बार उछालती है, सिक्के को 3 बार उछालती है, 3 बार उछालती है और ठीक एक बार चित आने की प्रायिकता। ठीक है, एक बार चित आने की प्रायिकता। तो देखो, अगर हमने सिक्के को 3 बार उछाला तो कुल परिणाम कितने होंगे? 8। और ठीक एक बार चित, अब ठीक एक बार चित कितनी बार आ सकते हैं ये आप समझिए। ठीक है, ठीक है, एक बार जो चित है वो कितनी दफ़ा आ सकता है ये समझने वाली बात है। तो ठीक एक बार चित हो सकता है H है ना, नहीं T, यहाँ पर अगर हम बात करें HTT, फिर TH और TTH। ठीक है, ये हो सकती है। सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम हमें 8 मिले। ठीक है, और 8 परिणाम किस तरीके से लिखते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं ये बात पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। और ठीक एक बार चित यानी HTT या THT या TTH करके हमें मिल सकता है आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगा। और हम यहाँ पर ले लेते हैं A ठीक एक चित, ये नाम दे दिया। क्लियर बात है। फिर हम E2 के लिए बात करें तो जब अगर E2 वाली घटना हो रही है, E2 वाली घटना के लिए क्या होता है कि 1, 2, 3, 4 आने पर वो सिक्के को एक बार उछालती है। ठीक है, एक बार सिक्के को एक बार उछालने पर सिक्के को एक बार उछालने सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आना
ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 कितना होगा 1/2 होगा सिंपली। और आपसे कह रहा है आंसर के लिए कि E2 के बारे में बताना है, ठीक है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये हमको कुल मिला के बताना है, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 एंड यहाँ पर हम वैल्यू रखने वाले हैं। सो अब एक चीज़ और यहाँ पर हम देख लें E1 और E2 की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे को उछालते हैं तो हमारे पास कितने मिलती हैं, एस अगर हमने ले लिया, एस पासे को उछाला, ठीक है, पासे को उछाला, तो पासे को उछालने पर यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी कि 5 या 6 आया तो 2/6 करके 1/3 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है 1 2 3 4 के लिए 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा सिंपल। तो ये वैल्यू हमको रखनी है। E2 के लिए 2/3 था और a बाई E2 हो रहा था 1/2 अपॉन यहाँ पर E1 जो हो रहा था 1/2/6 था तो 1/3 हो रहा था, यहाँ पर 1/3 हो रहा था, ठीक है। और मल्टीप्लाई a बाई E1 3/8 हो रहा था प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। सो कॉमन कितना निकल रहा है 1/3 कॉमन है, यहाँ पर 1/3 कॉमन है तो कितना बच जाएगा 2/2 यहाँ से बच रहा है, 1/3 यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से बचा 3/8 प्लस यहाँ से बचा 2/2, ठीक है। तो ये तो 1/3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हम सिंपली 1/3 कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ बचेगा 1/3/8 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 1/8 11/8। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई बराबर 8/11। ये आंसर होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल बढ़िया है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक एक चित्त की वो बात कर रहा था, तो किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई दिक्कत आती है तो रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक व्यावसायिक निर्माता के पास A, B या C मशीन ऑपरेटर हैं। 3 मशीन ऑपरेटर की बात कर रहा है। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B या C क्रमशः 5 और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, B कुल समय का 30% और C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है तो A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा सवाल आपसे कह रहा है व्यावसायिक निर्माता के पास ABC 3 मशीन ऑपरेटर हैं, ठीक है। और हर एक के लिए भाई A के लिए 1%, B के लिए फिर और 5%, C के लिए 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो मशीन ऑपरेटर द्वारा यहाँ पर ले दिया हमने, मशीन ऑपरेटर द्वारा उत्पादित खराब सामग्री, ठीक है, खराब सामग्री सिंपल, ठीक है। तो मशीन ऑपरेटर द्वारा उत्पादित खराब सामग्री अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑपरेटर हैं जो कि खराब सामग्री हमको निकाल रहे हैं, ठीक है, A, B और C, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिंपली E1 E2 E3 की बात कर ली, या ABC की बात कर रहा है तो ABC ही ले लेते हैं, A B C। अब जो कि 1%, ये A जो है वो 1% निकालता है खराब सामग्री, B 5% और C 7% खराब सामग्री उत्पादित कर रहा है। इसके बाद आता है समय, ठीक है, A कितना समय लगा रहा है, B कितना समय लगा रहा है और C कितना समय लगा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया E ले लिया है मशीन ऑपरेटर द्वारा लगाया गया समय, ठीक है, समय, ठीक है। तो यहाँ पर A B और C के लिए हमने ले लिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A कितनी हो जाएगी, कितना A कितना समय लगाता है 50% समय लगाता है,
यानी कि 50/100 1/2। फिर बी जो समय लगाएगा E/B कितना 30% समय लगाता है, यानी कि 30/100 3/10। फिर सी कितना समय लगा रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/C जो कि 20% समय लगा रहा है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है 20% समय के लिए 20/100 यानी कि 1/5 सिंपल। इसके बाद हम ABC की प्रायिकता देख लेते हैं। यहाँ पर ए क्या है कि ए जो है वो मशीन ऑपरेटर द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करना, यानी कि सीधे ले लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1% है, यानी 1/100 तो 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5% कह रहा था तो 5/100 0.05। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बात करें तो 7% कह रहा था तो 7/100 की बात कर ली तो 0.07 ई हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A लिया जो कि था 50%, तो 50% का मतलब हो गया 0.50। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B, ठीक है भाई, ऑपरेटर जो है कितना समय लगा रहा है इसके बारे में। ठीक है, लगा समय ऑपरेटर ए द्वारा, लगा समय ऑपरेटर बी द्वारा 30% है, यानी 0.30। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/C की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं E/C जो कि 20% समय लगाता है तो 0.20। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं अतः अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब सामग्री उत्पादित होती है, ये फिक्स है, और ए द्वारा उत्पादित की जाने की प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि हम निकाल रहे हैं A/E। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हम चीज़ लेते हैं उसका उल्टा हो जाता है। तो A/E ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A ले रहे हैं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/C सिंपल। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए के लिए कितनी वैल्यू थी 0.01 मल्टीप्लाई 0.50 अपॉन में 0.01 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई 0.30 प्लस 0.07 मल्टीप्लाई 0.20। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं तो ये कितना 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा ना, है ना। हाँ, सो 0.4 अंक पे दशमलव लेना है, 50 0050 हो जाएगा अपॉन 0.0050 प्लस 3×5 = 15 और 4 अंक पे दशमलव। ठीक है, तो और 150 30 का गुणा 5 में हो रहा है ना, 150 हो रहा है और 4 अंक पे दशमलव 0.0150 प्लस और 7 × 21 210 होना है, 7 × 2 = 14 140 होना है 0.0140। अभी सही है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं 0.0050 अपॉन में ये 0 होगा और 4 5 9 5 14 की एक हासिल आ जाएगी और 2 1 3 आ जाएगा 34 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 34, तो ये हो रहा है 0.34 है 340 0340। अब दशमलव हटा देंगे हम, सो ये हो रहा है 50/340 यानी 5/34 सिंपली। ठीक है, तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी A/E। ठीक है, A/E 5/34 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल है
कह रहा सवाल 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या। अब देखो 2 कंडीशन है, अगर एक पत्ता खो रहा तो वो ईंट का पत्ता होगा या ईंट का पत्ता नहीं होगा, यही 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया 52 ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ठीक है, ताश की गड्डी, ठीक है, ताश की गड्डी। तो 2 कंडीशन है कि ईंट का पत्ता और ईंट का पत्ता नहीं। यहां पर आपकी 2 कंडीशन बनी, ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता और ईंट का पत्ता नहीं, ईंट का पत्ता नहीं, सिंपल बात। इसको हमने E1 नाम दे दिया, इसको हमने E2 नाम दे दिया, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात देखो, अगर ईंट के पत्ते की बात करें तो 13 पत्ते होते हैं 52 में से, तो 13/52 यानी 1/4 प्रायिकता हो जाएगी। और ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता सिंपली, जब 1/4 ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता हो रही तो 3/4 ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता ले लेंगे, सिंपल बात है। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए एक पत्ता खो गया, मान लो वो जो खोया हुआ पत्ता है वो ईंट का पत्ता है, पहली कंडीशन E1। इसके बाद हम शेष 2 पत्ते निकालते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। अगर पत्ता खो गया, बात को समझिएगा, 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो गया, 2 कंडीशन बनी, ईंट का पत्ता खोया, ईंट का पत्ता नहीं खोया, है ना। अब पहली कंडीशन के अंतर्गत ईंट का पत्ता खो गया, तो अगर ईंट का पत्ता खो गया तो वहां पास ईंट के पत्ते कितने बचे, 12। कितने बचे, 12। अब हम ईंट के पत्ता निकाल रहे हैं जो कि 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो अगला पत्ता जो निकलेगा, ठीक है, हमने यहां पर नाम दे दिया 2 पत्ते निकालते हैं, 2 पत्ते निकालते हैं। अब 2 पत्ते निकालते हैं तो ईंट का पत्ता, समझना बात को, पहला यहां पर एक कंडीशन ले लेते हैं और यहां पर हम 2 कंडीशन ले ली, दूसरी कंडीशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, 2 पत्ते निकालने हैं जो कि ईंट के हैं। अब पहली कंडीशन के अंतर्गत ईंट का पत्ता खो गया, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं खोया पत्ता, खोए हुए पत्ते, खोए हुए पत्ते, ठीक है। ये कंडीशन किसकी हो रही थी, अपने पास खोए हुए पत्ते की, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको, अगर आप लेना चाहें लेना, नहीं लेना चाहें तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब समझिए 2 पत्ते निकालते हैं और हम यहां पर ये लेके चल रहे हैं कि 2 पत्ते निकाल रहे हैं, उनको वापस नहीं रख रहे हैं, सिंपल बात है, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो रही घटित। तो 2 पत्ते निकाले गए। अब यहाँ पर ईंट का पत्ता खो गया तो हमारे पास पत्ते कितने बचे, ईंट के 12 पत्ते, कुल में से 51 में से। तो पहली बार जब निकालेंगे तो 12/51, एक पत्ता निकल चुका है, तो अगली बार निकालने के लिए कितने हो जाएंगे, 11/50 हो जाएंगे। बात समझ में आई होगी आपको इतनी, ठीक है। देखो पत्ते खो रहा है, साफ कह रहा है 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, तो यहाँ 2 कंडीशन और फिर शेष 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कंडीशन 2 तरह की, कि ईंट का पत्ता निकाला गया, ईंट का पत्ता नहीं निकाला गया, या ईंट का पत्ता खो गया और ईंट का पत्ता नहीं खो गया, ठीक है। यही 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब ईंट के पत्ते की प्रायिकता यानी E1 की प्रायिकता हो जाएगी 13/52 यानी 1/4, और ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 39/52, क्योंकि ईंट के अलावा बाकी की जो 13 करके हैं, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39/52 यानी 3/4 प्रायिकता हो जाएगी, ठीक। इतनी बात क्लियर है। फिर आगे 2 पत्ते निकालते हैं एक के बाद एक, उन्हें वापस भी नहीं रखते, सीधा सीधा। अब अगर ईंट का पत्ता खो गया है तो हमारे पास ईंट के पत्ते कितने बचे, 12, कुल पत्ते कितने बचे, 51। तो पहला पत्ता निकालेंगे अगर ईंट का तो वो कितना होगा, 12/51। अब एक पत्ता और निकल चुका है दोनों चीज़ों में से, ईंट में से और कुल में से, तो बचे 11 ईंट के पत्ते और कुल बचे 50, तो 11/50। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 2 से अगर काटना चाहे तो 2 से कट भी जाएगा, 2 से, और हाँ 2 से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, 3 से, है ना, 3 से फिर 6 कट जाएगा, 3 से 51 कट जाएगा, तो कुल मिला के 22/425 हो रहा है। कितना हो रहा है, 22/425, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये आप समझे होंगे, ठीक। अब यहाँ पर समझिए, देखिए ईंट का पत्ता नहीं खोया तो ईंट के पत्ते कितने बचे, 13, और एक पत्ता कुल में से खो चुका है ना, तो कुल पत्ते तो अपने पास 52 ही है, क्योंकि ईंट का पत्ता नहीं खोया तो वहाँ पर 13 कंडीशन रहेगी। 2 पत्ते निकालने तो पहली जब पत्ता निकलेगा तो 13/52 रहेगी कंडीशन। अब एक ईंट का पत्ता निकल चुका है तो 12 और
51 रहेगी कंडीशन, क्योंकि एक पत्ता खो गया ना, एक पत्ता खो चुका है तो 13/51 गुणे अगली बार निकालेंगे तो 12/50। ठीक है, तो 13/51 गुणे 12/50 ये हो रहा है हमारे पास 26/425। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन होगी। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। एक बार मैं फिर से और इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक हो क्या रहा है। देखो 52 पत्तों की गड्डी है, अच्छी बात है, एक पत्ता खो जाता है और अगली बार हम जब 2 पत्ते निकाल रहे हैं वो ईंट के पत्ते हैं, तो यहाँ से हमने कंडीशन ली कि भाई ईंट का पत्ता खोया और ईंट का पत्ता नहीं खोया। ठीक है, सो ईंट का पत्ता खोया यानी प्रोबेबिलिटी E1 है ईंट का पत्ता खोना, ईंट का पत्ता खोना, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 13/52 यानी 1/4, और ईंट का E2 हो गया ईंट का पत्ता नहीं खोना, ईंट का पत्ता नहीं खोना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 39/52 कर सकते हैं, या फिर हम 1 से घटा के भी निकाल सकते हैं, तो 3/4 हमने ले लिया सिंपल। अब कंडीशन क्या है, ए हमने मान लिया 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहली कंडीशन के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 के अंतर्गत ईंट का पत्ता खो चुका है, तो ईंट के पत्ते कितने बचे 12, कुल कितने पत्ते बचे 51। तो पहली बार जब एक पत्ता ईंट का निकलेगा तो 12/51 होगा, फिर अगली बार जब निकालेंगे तो दोनों में से एक एक कम, क्योंकि एक पत्ता ईंट का और कम हो चुका है और कुल में भी एक पत्ता और कम हो चुका है, तो 11/50 करके हो जाएगा। तो अगर हमने 2 से काटा तो 6/51 गुणे 11/25, 3 से और काट लेंगे, 3 दूनी 6, 17×3 = 51 गुणे 11/25, तो ये हो गया 22/425 कुल मिला के इतना। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब A/E2 का मतलब ये है कि 2 पत्ते निकाले तब केस में जब ईंट का पत्ता नहीं खोया हो, है ना। तो ईंट का पत्ता नहीं खोया तो 13 पत्ते हैं, लेकिन एक ना एक तो पत्ता कोई खोया है, तो बचे हमारे पास टोटल कितने 52 में से 51, तो 13/51 ले रहे हैं हम यहाँ पर सिंपल, गुणे अगली बार फिर से निकाला गया तो कितने हो जाएगा 12/50 फिर भी रहेगा, फिर 2 से काटते हैं पहले, तो 13/51 गुणे 6/25, 3 से फिर काटेंगे तो 13 और 17×3 = 3 दूनी 6 और यहाँ 25, और तो ये 26/425। समझ गए बात। अब अतः अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता क्या है, यानी पहले वाले की E1/A। ठीक है, सो अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A करके निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, E1 की प्रायिकता 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 22/425 बटे 1/3 मल्टीप्लाई 22/4 1/4 था, 1/4 था ना, हाँ 1/4 था। सो 1/4 22/425 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 26/425। तो कॉमन क्या है भाई, अगर हम बात करते हैं तो कॉमन हमारे पास बटे में 4 and 425 है, ये हम कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। 1/4 गुणे 425 ये कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ पर 22, अपॉन में यहाँ पर बचेगा 22 और यहाँ पर 3 गुणे 26 बच जाएगा, और यहाँ अपॉन में 4 × 2 425 निकाल रहे हैं। तो ये तो सिंपली कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 22/22 प्लस 6 × 18 3 दूनी 6 × 1 7 78 हो जाएगा, 100 बच जाएगा। सो 22/100, तो यहाँ से आपने अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकाल दिया 11/50। ये आंसर हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके बहुविकल्पी सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने देखा होगा एक 7 वाला हमने उदाहरण में लगाया था,
मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो वाला 70 वाला, ठीक है, जो उदाहरण में लगाया उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो सत्य बोलना और असत्य बोलना, अगर सत्य बोलता है 4/5 के लिए तो असत्य हो जाएगा 1/5 से। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, तो चित्र प्रदर्शित हुआ के लिए हम 1/2 ले लेंगे। वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए हैं ABC करके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं A, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, सत्य बोलता है असत्य बोलता है, ठीक है। ये 2 काम कर रहा है, सत्य बोलता है, सत्य बोलना और असत्य बोलना, ठीक है। अब देखो सत्य बोलने के लिए जब उसने 4/5 दे दी है प्रायिकता, तो असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/5 सिंपली। अच्छा, यहाँ पर हमने E1 नाम दे दिया इसको और यहाँ पर इसको हमने E2 बोल दिया है, और ठीक है। अब देखो इसको A ना लेके, क्योंकि हमारे पास A ऑलरेडी है, तो हम A की जगह E ले लेते हैं, E1 E2, और सिंपली हम E ले लेते हैं कि चित आना, ठीक है, चित आना। अब चित आने की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। E/E1 हो जाएगा 1/2, क्योंकि चित आने के लिए 1/2 ही लेने वाले हैं, और यहाँ पर भी E/E2 भी 1/2 ले लेंगे, ठीक है। अब अभीष्ट प्रायिकता, अब देखो वास्तविक रूप में चित आने का मतलब ये है कि चित आया भी है और उसने ये भी बोला है कि भाई चित ही आया, सत्य बोला है, ठीक है। वास्तविक रूप में चित आने का अर्थात ये है कि जो ए व्यक्ति है वो उसने क्या किया कि भाई सिक्का फेंका और चित आया और उसने सत्य भी बोला, यानी E1 की बात कर रहा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E। सो ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमने वैल्यू रख दी तो अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख देते हैं। E1 के लिए कितना 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन में 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। सो अपॉन में 5 एंड 2 करके ये कॉमन आ रहा है, 5 मल्टीप्लाइड कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 4 अपॉन यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई 2 कॉमन निकाला तो ये बचेगा 4 + 1। तो यहाँ पर ये चीज़ सिंपली कट रही है, तो 4 और ये अपॉन में 4 + 1 करके 5 हो जाएगा। तो अभीष्ट जो उत्तर आ रहा था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, आंसर कितना जाएगा 4/5, सिंपल, ठीक है। तो ये आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि A और B ऐसी घटनाएं हैं कि A सबसेट B तथा PB ≠ 0, तो निम्न में से कौन ठीक है या कौन सत्य है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा सवाल है, बढ़िया 1 नंबर सवाल है। अब सबसे पहली बात ये यहाँ पर ये है कि आपको दिया क्या है, दिया है कि A सबसेट B। अब आपको ये समझना होगा कि A सबसेट B का मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं। A सबसेट B यानी A जो है B का उप समुच्चय है। तो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जैसे मान लो ये हमारे पास B है और इसके अंदर कहीं पर A है, ठीक है, यानी ये B है और ये A है, तो पूरा का पूरा A जो है वो B के अंदर होगा, यानी A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे। बात समझ में आई होगी आपको कि A के सारे ही एलिमेंट जो कुछ भी होगा वो कहाँ होंगे, वो B के अंदर होंगे, A के सारे एलिमेंट B में होंगे। तो A सबसेट B, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस आधार पे कि A और B का जो इंटरसेक्शन होगा, A इंटरसेक्शन B बराबर A हो जाएगा, क्योंकि A और B के बीच में जो कॉमन हिस्सा है वो पूरा का पूरा A है ना। अब यहाँ से आप इसकी प्रायिकता बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर PA, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्यों लिया, देखो ऑप्शन देख लो,
सभी ऑप्शन में ए बाई बी का इस्तेमाल किया गया है, चारों ही ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी दिया हुआ है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इंटरसेक्शन की जगह आपको पी ए लेना है तो पी ए अपॉन पी बी, ये बन जाएगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब देखो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है वो पी बी अपॉन पी ए कह रहा, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ समझने की कोशिश करो, आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, ये हमको चीज दे रखी है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि जो किसी की भी प्रायिकता होगी, यानी किसी की भी अगर हम प्रायिकता की बात करें तो वो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, 1 के बराबर 1 से छोटी और 0 से बराबर 0 के बड़ी। तो यहाँ पर पहली बात तो 0 के बराबर की बात तो है नहीं, क्योंकि वो उसने कह ही दिया। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ से हमने ले लिया। अब अगर इसको आप पलटेंगे, बात को समझिएगा, यदि आपने इसको 1 अपॉन पी बी किया तो ये चीज़ भी पलट जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को प्रदर्शित करेगा। सिंपल बात है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि अगर 2 है तो 2 लेस देन 1 है ना, नहीं 1 अपॉन 2 थोड़ी है, 1 अपॉन 2 अभी ये ठीक है। जैसे 1/2 1 से छोटा है, 1/2 लेस देन 1 है, 1/2 1 से छोटा है, लेकिन जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा करेंगे, पलटेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन 2 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपने इसका रेसिप्रोकल निकाला तो ये जो इनइक्वालिटीज दी है, असमिका दी है लेस देन वाली, वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल बात है, इस तरीके से समझ लीजिए, है ना। तो रेसिप्रोकल करने पर वो चीज़, अब जैसे लेस देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम पी ए का गुणा करा लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ पी ए का गुणा कराने से चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी, तो पी ए अपॉन पी बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर दिया है कि पी ए अपॉन पी बी कितना है, देखिए पी ए अपॉन पी बी हमारे पास पी ए बाई बी है, तो यहाँ पर सिंपली पी ए अपॉन पी बी की जगह हम पी ए बाई बी लग देंगे, पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ये हमें मिल जाएगा। तो इस आधार पे हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी देख पाएंगे। ठीक है, पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, तो यहाँ पर हम सिंपली कह देंगे कि अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। ओके, और हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन ऊर्जावान करने के लिए बेहतरीन पोयम, मोटिवेशनल पोयम नरेंद्र वर्मा जी की तुम चलो तो सही। ये पोयम उनके लिए खासकर है जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और ये जो ये सोचते हैं कि जिम्मेदारी भाई दूसरे का काम है, वो दूसरे को करना चाहिए। नहीं, आपकी भी उसमें कोई जिम्मेदारी है जिसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। अगर कोर्स नहीं हो पाया है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी कहीं ना कहीं उतनी जिम्मेदारी है कि आप भी उस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें, है ना। तो तुम चलो तो सही, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।